हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है भवानी सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय बीएस कहलावत। देखो बच्चों, आज की जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और अभी तक मैं 4 लेक्चर कर चुका हूं और हमने जो यूनिट स्टार्ट करी थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक थी और हमने सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया है। मैंने जो 4 लेक्चर किए हैं उसमें जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन समझाया था। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम 3 लेक्चर कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने कूलाम्ब्स लॉ पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्ब्स लॉ देखा था और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था, है ना। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कूलाम्ब्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है उसके ऊपर न्यूमेरिकल आज हम पढ़ने वाले हैं। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अगर मेरे पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में जाएं और चैनल की प्लेलिस्ट में आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो लेक्चर हैं वो सेपरेटली दे रखे हैं। वहां जाके आप 1.1, 1.2 और 1.3 लेक्चर जरूर देख लें ताकि आपको ये न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी। और जहां तक नोट्स की बात है तो जो स्टूडेंट मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दिए गए हैं। और बाकी आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे जो नंबर है वो चैनल पर मैंने दे रखे हैं, वहां से आप नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और जल्दी ही जो नोट्स के पीडीएफ हैं वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगा। अभी टाइम सेट नहीं हुआ है, इसी वजह से मैंने वो जो पीडीएफ फॉर्मेट थे वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलाम्ब्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो टेक्स्ट बुक का 3 न्यूमेरिकल्स हम पहले कर चुके हैं और अब टेक्स्ट बुक का 1.4 न्यूमेरिकल क्या कह रहा है उसको देख लो। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 into 10⁻11 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कंपेयर दिस फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने कूलाम्ब्स लॉ पढ़ा है वही था, 2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है वही होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई 2 बॉडी है और दोनों 2 बॉडी के पास अगर उनका मास है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, फिर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है और दोनों का कंपेयर करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या कह रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मैं मान लेता हूं ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 5.3 10 की घात -11, फाइन, ये है। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है इसको नाम दे देते हैं Fe। तो सबसे पहले आपको Fe निकालना है और उसके बाद आपको Fg निकालना है। तो देखिए, हमारा Fe जो होगा वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कूलम्ब्स लॉ से, और ये कहता है कूलम्ब्स लॉ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए, K की वैल्यू होती है 1/4πε0 और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए Fe क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/4πε0 क्या होता है, 9 × 10⁻9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 10⁻19। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻19। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहां हम फोर्स निकाल रहे हैं तो नो नीड टू साइन की यहां पर कोई नीड नहीं है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.3 10⁻11 स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब इसको सोल्व कराना है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 की जो पावर में है उसको अलग पीछे ले जाएंगे और बाकी सारी वैल्यूज को आगे लिखेंगे। 9 1.6 1.6 10 की पावर 9 -19 -19, ठीक है। 5.3 का स्क्वायर तो 5.3 × 5.3 और 10 की पावर -11 का स्क्वायर तो 10 की पावर -22, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास Fe हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 9 × 1.6 × 1.6 करेंगे, ठीक है। आपको ये रफली करके देख लेना है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये नियरली 23.04 के इक्वल आएगी, है ना।
और 5.3 को 5.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.09 आएगी। ठीक है, और यहां देखिए 10 की पावर 9 माइनस 38 और माइनस 22 को ऊपर भेजेंगे तो प्लस 22 हो जाएगा। तो देखिए आपका ओवरऑल एफई कितना हो जाएगा 23 में, देखिए 23.04 28.09 इंटू 22 और 9 कितना हो जाएगा 31 और 38 में से 31 जाएगा तो 10 की पावर माइनस 7 बचेगी। अब देखिए 23 में 28 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, यहां देखो 23 यहां मैं एक जीरो बढ़ा दूंगा, यहां एक जीरो बढ़ा दूंगा तो यहां माइनस में पावर भी इंक्रीज हो जाएगी और ये हो जाएगा 28.09। ठीक है, ये 28.09 आ गया। तो आपका एफई जो आएगा वो एफई आपके पास कितना आ जाएगा 230 में 28 को डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8.2 10 टू पावर माइनस 8 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ चुका है। ठीक है, ओके, ये आपने सोल्व कर लिया हो तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयर दिस फोर्स विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपके पास पता है आपको इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि आपके पास प्रोटॉन भी है तो मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम ही रहेगी, कंपेयर करना है हमको। तो ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, फाइन। अब आपके इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है एफ जी, ये हमको निकालना है। और आपको पता है एफ जी क्या होता है, एफ जी क्या होता है, ये होता है जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर, है ना, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास जी कितना हो जाएगा 6.67 10 की पावर माइनस 11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.01 10 की पावर माइनस 31, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 की पावर माइनस 27 और आर आपके पास वही है 5.3 10 की पावर माइनस 11 का होल स्क्वायर। फाइन, अब इसको हम सोल्व कराएंगे। देखिए एफ जी, सबसे पहले इन न्यूमेरिक वैल्यू को अलग ले आओ और 10 की पावर को अलग ले जाओ, 6.67 9.01 1.67, ठीक है, और 10 की पावर माइनस 11 माइनस 31 माइनस 27, ठीक है, और 5.3 इंटू 5.3 और 10 की पावर माइनस 22, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहां पे क्या बच जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.67 9.01 और 1.67, है ना, तो 10 इंटू 60 60 इंटू 1, है ना, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपके पास 101.36, ठीक है, और 5.3 को 5.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 28.09। अब है 10 की पावर वाला, देखो माइनस 11 माइनस 31 माइनस 27 प्लस 22, ठीक है। अब देखिए कितना हो रहा है यहां पर 31 और 11, है ना, 41 42 52 और 62 और 7 69 और 10136 अपॉन, है ना, और 10 की पावर ये माइनस 69 प्लस 22, 69 में से 22 जाएगा तो 47 बचेगा, तो एफ जी आपके पास हो जाएगा, देखो 101.36 में 28.09 को डिवाइड कराओगे तो अप्रोक्स आ जाएगा 3.6 और ये आ जाएगा माइनस 47, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, तो ये तो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाला, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, और फोर्स बिटवीन टू मासेस ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइन। अब इन दोनों को कंपेयर करना है तो सिंपली इन दोनों को क्या कर दो, इनको दोनों को डिवाइड कर दो, कैसे करोगे, तो एफ ई अपॉन एफ जी, आपके पास एफ ई कितना आया, देखो एफ ई हमारे पास है 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और ये आया है मेरे पास 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 47, तो एफ ई अपॉन एफ जी निकाल लो, 0 से 0 कट जाएगा और 82 अपॉन 36 कितना आ जाएगा, तो 2.2 इंटू 10 की पावर 39, है ना, 2.27 और ये ऊपर जाएगा
47 में से 8 तो 39 प्लस का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दे रखा है, पहले उसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालना है, चार्जेस का यूज करोगे, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस लोगे और उनके बीच में ग्रेविटेशनल वाला फॉर्मूला लगाओगे, मतलब F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और वैल्यू दे रखी है, उसको हम वैल्यू को रख के इसको सोल्व करेंगे और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करते हुए बहुत ध्यान रखना है, जो पॉइंट्स वाली जो कैलकुलेशन होती है उसको थोड़ा सा ध्यान रख के फिर करना है, ठीक है। ये आप कॉपी कर लो, हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, टेक्स्ट बुक 1.5। देखो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 2 कैटायन विथ इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 3.7 इंटू 10 की पावर -9। इसने बोला कि दो आपके पास कैटायन है, दो कैटायन है, दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज है, मतलब दोनों के ऊपर मैं QQ ले लेता हूं, और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है वो लग रहा है 3.7 10 की पावर -9, और एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, देखो इन ईच आयन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर लेस देन द जनरल, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर डेफिशिएंसी है, मतलब आपको निकालने हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। हमको इस Q की वैल्यू निकालनी है। आपको गिवन क्या क्या दे रखा है, F दे रखा है, ठीक है, आपको R दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 की घात -10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और आपको Q निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपके पास है, यहां रख दो। देखो F की वैल्यू है 3.7 10 की पावर -9, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की घात 9, Q की वैल्यू भी Q ले लो, दूसरे Q की वैल्यू भी Q ले लो, और R की वैल्यू क्या दे रखी है 5 इंटू 10 की घात -10 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? ओके। अब देखो मेरे पास यहाँ क्या बचता है, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूं, या फिर देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 3.7 10 की पावर -9, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q इंटू Q हो जाएगा Q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 10 की पावर -10 का स्क्वायर होगा 10 की पावर -20, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हमारे पास क्या है, देखो 3.7 10 टू पावर -9, ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर -20 इक्वल टू, इधर क्या बचा है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q स्क्वायर, ठीक है। तो हम Q निकालना है, तो Q स्क्वायर को सेपरेट कर लें, तो यहां मेरे पास क्या बच जाएगा 25 3.7 10 की पावर -9 -20 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, ये मेरे पास यहां पे बच गया। क्लियर है क्या? अब देखिए पहले हम पावर्स को सोल्व कर लेते हैं। 25 अपॉन 9 3.7, 20 और 9 -29, और ये -9 ऊपर जाएगा। Q स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 9 3.7, और ये हो जाएगा 38। अब हम क्या करेंगे, देखो सबके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे। 25 अपॉन 9 3.7 10 की पावर -38। क्लियर है? सबको अंडर रूट से बाहर निकालो। 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5, और इसका हो जाएगा 3, और 3.7 का अंडर रूट हो जाएगा 1.9। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो 1.9 से 1.9 से, ठीक है। तो 3.7 आ जाएगा, और 10 की पावर -38 आएगी, 19 हो जाएगा, ठीक है। 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1.6 आएगा, ठीक है। और 1.6 को जब अपन 1.9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 3.2 आ जाएगा, इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये आपके पास आ गया है, चार्ज आ गया, ठीक है। अच्छा देखो इसमें चार्ज नहीं पूछा है, इसके अलावा चार्ज निकालना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पूछा है, मतलब इसके अंदर आपको एन भी निकालना पड़ेगा ना, चार्ज है ये तो क्यू है ना, इसमें हमको एन भी निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो
हमारे पास क्वांटाइजेशन से फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3.2 10 टू पावर -19 और ई का मतलब एक क्वांटम चार्ज मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10 की पावर -19 कैंसल, ये पॉइंट से पॉइंट जाएगा 32/16 तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इजी सा न्यूमेरिकल है, आपके पास सारी वैल्यूज दे रखी है, कुलाम्स को लगाना है, क्यू को निकालना है, एन को निकालने के लिए आपको पहले क्यू निकालना पड़ेगा, फिर हम क्यू इक्वल टू एन से एन बराबर क्यू अपॉन ई। ठीक है, क्यू हमारे पास होगा तो ई की वैल्यू हम ऑलरेडी नॉन होती है तो वहां से हम तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, ये आप कॉपी करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखिए हमारे पास टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 1.6 है, वो क्या कह रहा है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट इन अ वैक्यूम इज 18 न्यूटन, है ना। अगर कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 और Q2, उनको कहां रखा गया है वैक्यूम में रखा गया है, तब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है 18 न्यूटन। ठीक है, इफ अ ग्लास प्लेट ऑफ 1 mm थिकनेस, बोला क्या जाता है कि अगर इस Q1 और Q2 के बीच में कहीं 1 mm की ग्लास प्लेट रख दें, 1 mm ग्लास प्लेट रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाए 6, कितना हो जाए मतलब इसके अंदर एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाए 6, तो इसके बाद में जो इसमें फोर्स लगता है Fm, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। उसके बाद में कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। क्या बोला गया है, 2 चार्जेस है आपके पास, सबसे पहले वो वैक्यूम में पड़े हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो उसके बीच का फोर्स लग रहा है वो 18 न्यूटन लग रहा है। उसके बाद में उसी डिस्टेंस में रखते हुए बीच में हम एक ग्लास की प्लेट रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तब उसका जो न्यू फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा वो हमको बताना है। तो अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला पता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है F0 अपॉन Fm, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन चार्जेस इन अ मीडियम। ठीक है, आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू 6 दे रखी है, F0 आपको 18 दे रखा है और Fm हमको निकालना है। ठीक है, तो Fm की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 18/6, तो Fm आ गया हमारे पास 3 टाइम्स, है ना। देखो क्या हुआ है, सबसे मैक्सिमम फोर्स कहां लगता है बताओ, सबसे मैक्सिमम फोर्स कहां लगता है वैक्यूम के अंदर लगता है 2 चार्जेस के बीच में। जैसे और हम उसे किसी मीडियम में ले जाएंगे तो उस मीडियम का जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो 18/6 तो 3 टाइम्स इसमें फोर्स क्या हो गया है कम हो गया। क्लियर है, ओके। 2 छोटे से क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। इसने क्या बोला है, इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, हमारे पास कोई 2 चार्ज है और उनका प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा आता है तो पूछा गया है कि उन दोनों चार्जेस के ऊपर किस तरह का नेचर होगा और उसमें फोर्स कैसा लगेगा वो पता करना है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखो मेरे पास अगर कोई 2 चार्ज है, सपोज एक है Q1 और Q1 को मैं पॉजिटिव लूं और Q2 को भी पॉजिटिव लूं, जब 2 पॉजिटिव नंबर्स को जब 2 पॉजिटिव चार्ज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना, या वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 से बड़ी आएगी या वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसको मैं कह सकता हूं ग्रेटर देन 0। क्लियर है, या अगर दोनों चार्ज में निगेटिव ले लूं, नेगेटिव की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव, और वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियर है ना, या तो दोनों पॉजिटिव लूं तो ग्रेटर देन 0 आऊंगा, या फिर दोनों नेगेटिव लूं तो भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। तो क्या कंक्लूजन निकला, बोथ चार्जेस हैविंग सेम नेचर एंड force of repulsion between them, force of repulsion between them, दोनों के बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा, रिपल्शन का दोनों के बीच में क्या लगेगा फोर्स लगेगा। क्लियर है, अब देखो आगे चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ Q1 Q2 लेस देन 0 देन फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज एंड टाइप ऑफ फोर्स। अगर Q1 Q2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और वैल्यू अगर लेस देन 0 आती तो कब आती है, जब जैसे कि एक वैल्यू पॉजिटिव ले लो और दूसरी वैल्यू नेगेटिव ले लो। जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, वैल्यू हमेशा आएगी नेगेटिव, क्या आएगी
वैल्यू हमेशा किस तरह की आएगी, नेगेटिव, जो कि लेस देन क्या हो जाएगा, जो कि लेस देन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या मैं इसको नेगेटिव ले लूं Q1 को और Q2 को ले लूं पॉजिटिव, फिर भी वैल्यू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेस देन 0। तो क्या 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 कंक्लूजन निकला इससे, कंक्लूजन ये निकला, बोथ चार्जेस हैविंग डिफरेंट नेचर, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, अगर उनके बीच में प्लस माइनस है, दो अगर डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं तो उनके बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्वेश्चन हमको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1.6, अ पॉइंट चार्ज इज Q1 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, सबसे पहले आपको Q1 दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, इज लोकेटेड एट अ पॉइंट ए, है ना, और आपको ये ए कोई भी पॉइंट R1 ले लेंगे, इसको आपको दे रखा है 2i + 1j। देखो इससे पहले हम क्या कर, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ना। देखो क्या बोल रखा है, 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं Q1 और एक आपके पास दे रखा है Q2। ठीक है, Q1 आपके पास जो है वो Q1 हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम, कितना है, +2 माइक्रोकूलम, और Q2 जो है वो हमारे पास है -5 माइक्रोकूलम। क्लियर है, और इस Q1 की जो लोकेशन दे रखी है 2m, 2 मीटर और 1 मीटर, x में दे रखा है 2 और y में दे रखा है 1, तो 2i प्लस, तो R1 हो जाएगा 2i + 1j। इसी तरह से आपको R2 भी दे रखा है, पोजीशन वेक्टर, वो दे रखा है आपके पास 2m, मतलब 2i + 4j। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि फोर्स ऑन 2, क्या पूछा गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो हमको निकालना है, देखो ये प्लस और माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा F21। ठीक है, ये निकालना है। तो आपको पता होगा हमने कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, बस उसी को यहां अप्लाई करना है। आपको Q1 दे रखा है, Q2 भी लिख लेते हैं। Q2 आपको दे रखा है -5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, और दूसरे का इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको -2i + 4j। ठीक है, मीटर्स में दे रखा है, और ये भी आपको मीटर्स में दे रखा है। क्लियर है, देखो i जो है वो x का यूनिट वेक्टर है, जो x की डायरेक्शन शो करता है, और j कैप जो है वो y की डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये आपका x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। क्लियर है, मुझे F21 निकालना है, बहुत इजी है। देखो तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए R21 का कैप, यही होता है वेक्टर फॉर्म। देखो ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा डायरेक्शन। क्लियर है, और आपको यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट याद होना चाहिए। जैसे वेक्टर जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और ये होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है। जब मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था तब हमने इसके बारे में डिटेल में देखा था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो हमको वैल्यू प्लेस करनी है। तो देखो F21 हम निकाल रहे हैं, तो सबसे देखो 1/4πε0 Q1 Q2, वैल्यूज बाद में रखेंगे। देखो R21 का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो R21 को क्या लिख सकते हैं अपन, R21 को लिख सकते हैं हम R1 - R2 का स्क्वायर, और ये है आपके पास R21 का यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपके पास R1 - R2 का यूनिट वेक्टर। क्लियर है क्या, और यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका होता है वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। इसमें चेंज कर लेंगे हम, 1/4πε0 Q1 Q2 R1 - R2 का मोड का स्क्वायर, और देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो R1 वेक्टर R2 वेक्टर अपॉन मोड R1 - R2।
अब इसको, ये स्क्वायर है और ये पावर 1 है, तो ये पावर 3 हो जाएगी, तो F21 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 का क्यूब और ये R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये आपका फाइनल फॉर्मूला है और इसमें अब आपको वैल्यूज रखनी है। क्या रखनी है? इसमें वैल्यू रखोगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो F21 के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी बताओ, 2 इंटू 10 टू पावर -6। Q2 की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है, ओके। अब हमको चाहिए R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 हमको निकालना होगा। ठीक है, तो हम R1 माइनस R2 आप यहां निकाल लेते हैं। पहले देखो R1 माइनस R2 क्या है वो देखो, R1 माइनस R2 कैसे निकालोगे, R1 क्या दे रखा, 2i प्लस 1j, 2i प्लस 1j माइनस R2 करोगे तो माइनस का, ये 2i तो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो R1 माइनस R2 क्या आएगा, 2i प्लस 2i 4i और 4j माइनस 1j माइनस 3j। ये आपके पास R1 माइनस R2 की वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या करोगे, R1 माइनस R2 कितना आया, 4i माइनस 3j का होल क्यूब और R1 माइनस R2 देखो 4i वेक्टर माइनस 3j 4i माइनस 3j। ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर है वेक्टर। ओके, अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है पहले, तो सबसे पहले हम इस मॉड ऑफ किसका मॉड, 4i माइनस 3j का मॉड कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो मॉड सॉल्व करने का तरीका होता है हमारे पास अंडर रूट i का कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर प्लस इसका है -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 5। तो ये आप हमारे पास जो 4i माइनस 3j का मॉड है वो 5 आ गया है, तो यहां 5 रख देंगे हम। ठीक है, इसकी जगह 5 रख देंगे अगली स्टेप में। ठीक है, तो देखिए F21 क्या आ रहा है, 9 इंटू 10 टू पावर 9, 2 इंटू 5 10, 10 की पावर -6 और -6 -12 और ये हो जाएगा 4i माइनस 3j 4i माइनस 3j अपॉन देखो इसकी 4i माइनस 3j का मोड कितना आया 5 और 5 का क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा, तो F21 इक्वल टू देखो अब यहां देखो 9 इंटू 10 कितना हो गया 90 और 10 टू पावर 9 -12 तो -3 बचेगा। ओके, 9 इंटू 10 90, 9 में से 12 में से 9 गया -3 और ये 4i माइनस 3j अपॉन ये 125। क्लियर है, ओके। अब आपको देखो 90 में 125 को डिवाइड हम कर पाएंगे नहीं, तो एक 0 यहां बढ़ाना पड़ेगा, तो F21 फाइनल क्या आएगा देखो 90 यहां पे 900 कर दो तो 10 की पावर हो जाएगी -4 अपॉन हो जाएगा 125 और 4i माइनस 3j। ठीक है, तो 900 में 125 का डिवाइड करोगे तो 7.2 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7.2 इंटू 10 की पावर -4 और 4i माइनस 3j। फाइन, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कुलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे डिपेंड था। इसमें क्या करना है, 2 पॉइंट चार्ज दे रखे Q1 Q2 और उन दोनों की पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और हमको Q2 पर फोर्स निकालना है ड्यू टू Q1, है ना, तो F21 निकालना है। जो देखो ये Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा तो F21 निकालना है ना, तो इसकी पोजीशन वेक्टर भी किधर हो जाएगी, ये 2 से R21 हो जाएगी ना, तो R1 R2 हमने यहां अप्लाई कर लिया। ये कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, उसमें ये वैल्यू अप्लाई करनी। बस यहां ध्यान रखना है कि 4i माइनस 3j का मोड कैसे निकला जाता है, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस इस -3 का स्क्वायर, तो ये मोड निकल जाएगा। मोड निकालने के बाद आपको क्यूब करना है तो 125 मिल जाएगा। क्लियर है, और ये आपका लास्ट में एज इट इज ही रहेगा। क्लियर है, इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक अच्छा सा न्यूमेरिकल और करते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या है देखो, 2 स्मॉल पॉइंट स्पेयर ऑफ मास
200 ग्राम each are suspended by two insulated thread of length 40 centimeter each from common point. Both sphere are equally charged and the distance between them in equilibrium is 4 centimeter. Find the charge on each other. क्या बोला गया? सबसे पहले इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एक हमारे पास कोई बेस है, उस बेस पे आपके पास दो इक्वली चार्ज हैं, उनको हम किसी इंसुलेटेड थ्रेड से ऐसे हैंग कर देंगे या बांध देंगे. तो दोनों का नेचर सेम होने की वजह से दोनों तो थोड़ा सा फैल जाएंगे, दोनों की डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी. ओके, अगर ये दोनों थोड़ा इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे तो बोला यह गया है कि इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है ना, इसके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो डिस्टेंस दे रखी है d इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये डिस्टेंस d/2 होने वाली है और ये डिस्टेंस d/2 होने वाली है. फाइन. मैं सपोज कर लेता हूं कि ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा. और ये भी बोला गया है कि ये जो रोप है, ये जो रोप है इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है. जब हम किसी रोप पर हम किसी चार्ज स्फीयर को हम हैंग करते हैं तो उसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, है ना. वो टेंशन को मैं T ले लेता हूं. अगर ये T है और ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा आपके पास T sin थीटा. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर मेरे पास T है और ये थीटा है तो T cos थीटा हो जाएगा, तो T sin थीटा हो जाएगा. ओके, अब ये जो इस चार्ज स्फीयर है इसका अपना खुद का मास भी है. अगर मास है तो इसका नीचे की ओर वेट कितना हो जाएगा? W बराबर mg. एक फोर्स और बच रहा, देखो ये दोनों सिमिलर चार्ज के हैं तो ये वाला चार्ज इस पर रिपल्शन का फोर्स इधर लगाएगा, है ना, तो ये इस वाले चार्ज का फोर्स हो जाएगा F. ठीक है, अगर आपको यहां पर दिख रहा हो तो एक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, एक आपका हॉरिजॉन्टल साइड में राइट हैंड साइड में लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टली लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है. इन चारों फोर्स को आपको बैलेंस करना है. ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? चार्ज ऑन ईच स्फीयर. आपको क्यू निकालना है ना, ये जो स्फीयर पे चार्ज है वो हमको निकालना है. ओके, ये चार्ज निकालने से पहले हम क्या करेंगे? देखो क्या क्या गिवन दे रखा है आपको, है ना. तो सॉल्यूशन में क्या करना है? सबसे पहले आपको जो गिवन वैल्यू दे रखी है, गिवन वैल्यू क्या क्या दे रखी है देखो. सबसे पहले आपको मास दे रखा है 200 ग्राम. कितना दे रखा है? 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 200 इंटू 1000 से डिवाइड करेंगे 10⁻³ ये हो जाएगा 0.2 किलोग्राम. तो इस हर एक स्फीयर का मास, जो चार्ज स्फीयर है उसका मास हो जाएगा 0.2 किलोग्राम. अब देखिए आपके पास डी जो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा -2 मीटर. और आपके पास जो एल दे रखा है, एल दे रखा है आपके पास 40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻² मीटर. ये आपको गिवन वैल्यूज दे रखी है और आपको कैलकुलेट क्या करना है? क्यू की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है सबसे पहले. ठीक है, तो आप ये, और ये सिस्टम किसमें है? ये सिस्टम है इक्विलिब्रियम के अंदर है. इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या करेंगे? इसके कंपोनेंट्स को बैलेंस करें ना. तो वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करो. अपवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है? T cos थीटा. डाउनवर्ड कौन सा लग रहा है? mg. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी. अब हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देखो राइट हैंड साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है? T sin थीटा. लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है F. अच्छा, मुझे बताओ ये वाला जो F लग रहा है क्या ये इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्ज नहीं है क्या? ये कुलम्स वाला फोर्स है या नहीं है? ये भी एक चार्ज है, ये भी चार्ज है. तो F की वैल्यू क्या होने वाली है? F की वैल्यू हो जाएगी आपके पास K Q1 Q2 अपॉन R². और R हमारे पास क्या है? ये पूरा D. इसको अभी मैं D² लिख देता हूं. ओके, तो फाइनली T sin थीटा क्या हो गया? K Q² अपॉन D². फाइन. ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी. क्लियर है? ओके, अब हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ना. दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट. तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास? T sin थीटा. फर्स्ट वाली क्या है? T cos थीटा. T sin थीटा के बाद क्या है? KQ² अपॉन D².
और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है mg। फाइन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, सिंपली मैंने 2 में 1 को डिवाइड कर दिया है। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, t से t कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा k q स्क्वायर d स्क्वायर mg। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अब हमको जो वैल्यू दे रखी है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखो आपको पता है कि L जो है आपका, है ना, आपका जो L है वो D से बहुत ज्यादा बड़ा है। L अगर D से बहुत ज्यादा बड़ा, या यूं कह सकते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बनेगा थीटा ना, तो इसके हम क्या कह सकते हैं, अगर ऐसा हो L अगर D से बहुत बड़ी हो या फिर थीटा बहुत छोटा है, इसमें ऑब्वियसली है, तो हम क्या कर लेंगे, टेन थीटा जो होता है वो नियरली इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, और साइन थीटा हमारे पास होता क्या है P अपॉन H। ठीक है, अगर ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब d/2, और ये अगर 90 है तो सामने वाला हाइपोटेनियस मतलब L। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू d/2L। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, अब इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, क्योंकि ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एम जी इक्वल टू d/2L। मुझे क्या निकालना है, क्यू स्क्वायर निकालना है, तो के क्यू स्क्वायर इंटू 2L, इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो डी क्यूब इंटू एम जी हो जाएगा, डी स्क्वायर इंटू डी क्यूब इंटू एम जी। हमारे पास क्यू स्क्वायर क्या बचेगा, डी क्यूब एम जी अपॉन के इंटू 2L। सारी वैल्यूज को रख दो। ठीक है, देखो डी की वैल्यू मेरे पास क्या पड़ी हुई है, 4 इंटू 10 टू पावर -2, तो 4 इंटू 10 टू पावर -2 का क्यूब। एम कितना देर का है 0.2, जी की वैल्यू होती है 10, है ना, 9.8 या 10, तो इसमें मैं 10 यूज कर रहा हूं। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की घात 9, 2 का मेरे पास 2 है। ओके, एल मेरे पास कितना है 40 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, दिख तो रहा आपको, थोड़े छोटे लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा इसलिए। ठीक है, ओके, आगे देखिए, क्यू स्क्वायर क्या आएगा, 4 का क्यूब कितना हो गया 64, इसका हो जाएगा -2 इंटू 3 -6, ये पॉइंट हटाऊंगा 10 कट जाएगा तो 2 बचेगा, अपॉन ये देखो 4 इंटू 2, है ना, ये देखिए 9 ये हो गया, 40 इंटू 2 80 हो गया, और 10 टू पावर 9 ये हो गया, और वो -40 ये -2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम यहां इसको फाइनल सोल्व कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया 64 इंटू 2, तो 128 इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है, अब देखिए यहां देखो 8 इंटू 9 72, और इसका एक जीरो जो है 80 वाला इधर पीछे ट्रांसफर कर देंगे। यहां देखो 9 में से 2 डिडक्ट हुआ 7, कितना हुआ 7 में एक ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, 9 - 2 7 में वापस एक ये वाला जीरो ऐड होगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 128/72, और ये -6 और -8 ये हो जाएगा -14। ठीक है, अब अगर 128 में 72 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.74 अप्रोक्स। ठीक है, फिर इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो 1.74 इंटू 10 की घात -14 फाइनल। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या, 1.74 का अंडर रूट आएगा 1.32 आएगा, कितना आएगा 1.32 होता, चाहो तो आप 1.3 और 1.3 को मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, ये आ रहा 1.6। ठीक है, और 10 की पावर -14 को बाहर निकालोगे तो -7। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा कूलम में, इसका कूलम में ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में वापस आपको समझा देता हूं। क्या कह रखा था कि आपको 2 चार्ज स्पेयर दे रखे हैं जिन पे इक्वल चार्ज है, और उनको एक इंसुलेटेड थ्रेड से हैंग करा हुआ किसी बेस पर। ठीक है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा, दोनों थोड़े से फैल जाएंगे, दोनों फैल जाएंगे, और उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और जिस रोप पर इसको हैंग करा हुआ है उस रोप की लेंथ 40 सेंटीमीटर है। वो जो एंगल बनाएगा वैसे बहुत स्मॉल एंगल है, और इसमें
इस स्पेयर को हम हैंग करेंगे तो इस वाले वायर के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये टी है थीटा है तो टी कोस थीटा और टी साइन थीटा। कंपोनेंट्स बना दिए। ओके, अगर इस स्पेयर का अपना एक मास है तो नीचे की ओर उसका एक वेट लगेगा, दैट इज W इक्वल टू mg। तो नीचे की ओर एक वेट लग जाएगा, ठीक है। और ये चार्ज इसके ऊपर एक रिपल्शन का फोर्स लगाएगा तो F लग जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये और ये इन दोनों को बैलेंस करना है, ये और ये इन दोनों को बैलेंस करना है, फिर दोनों को डिवाइड करना है और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर हम इसमें जो लेंथ है ये काफी बड़ी है इस डी से, इसलिए हम टेन थीटा को नियरली साइन थीटा के इक्वल रख लेंगे, और फिर दो इक्वेशन आपको जो मिलेगी उन दोनों इक्वेशन को हम यहां पर इक्वल रख लेंगे 3 और 4 को, ठीक है। और फिर आप इसको सोल्व करोगे, सारी वैल्यूज आपको इसमें दे रखी है। ये जो मैंने इधर डायग्राम बनाया मैं इधर भी बना सकता हूं, ठीक है, पर आप दोनों स्पेयर में से किसी एक पर सारे कंपोनेंट्स बना दोगे और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम 3 चार्जेस का जो सिस्टम होता है उसमें जैसे 2 चार्ज है तो थर्ड चार्ज हम प्लेस करते हैं तो उसमें उसके इक्विलिब्रियम में रहने की क्या क्या कंडीशन है वो वाले न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए।